हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, आप सब कैसे हो। तो हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फिनिश कर ली है एंड आई होप सो मैंने जो आपको वर्कशीट दिया आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, दैट्स फर्स्ट चैप्टर, इश्यू ऑफ शेयर्स। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर आपके इश्यू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग दूंगी। ऐसा समझिए कि ये खुद आपके पापा ऐसा कर रहे हैं। ओके, हमने लास्ट पढ़ा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में फॉर्म में बच्चों कितने मिनिमम होते हैं आपके मेंबर्स, दैट इज आपके 2 एंड मैक्सिमम आपके होते हैं 50 पार्टनर्स। आपने पढ़ा था। तो समझिए आपके पापा का पार्टनरशिप का बिजनेस है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उन्होंने सोचा है कि अब इसमें मजा नहीं आ रहा, चलो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। तो जब बिजनेस एक्सपैंड होती है तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, कंपनी। अब आप यहाँ पे आइए, ठीक है। तो आपके पापा का पार्टनरशिप का बिजनेस है, उसमें आपके मिनिमम 2 मेंबर पार्टनर्स है और मैक्सिमम 50। ये हमने पढ़ा है पार्टनरशिप फॉर्म में। अब आपके पापा का मन कर रहा है कि चलो पार्टनरशिप बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है, बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। तो जब बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं तो आपका पार्टनरशिप फॉर्म क्या बन जाता है, कंपनी। तो आज से हम वही पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अभी तक हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब आज से हम पढ़ेंगे कि अब जब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म से अब आपकी कंपनी फॉर्म हो गई तो कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ समझिए जैसे कि आपके पापा कर रहे हैं तो आपको समझने में बहुत ईजी होगी। अब आपकी पापा ने कंपनी फॉर्म कर ली, ठीक है। अब आप पार्टनरशिप फॉर्म में याद कीजिए क्वेश्चन से बच्चों, आपने देखा होगा ABC 3 पार्टनर्स थे। ए का कैपिटल 5 लाख, बी का 3 लाख, 2 लाख, टोटल 10 लाख कैपिटल में आपका पार्टनरशिप बिजनेस चल जाता था। बट अब कंपनी फॉर्म हुई है तो ये आपका एक्सपैंड है, आपके बिजनेस का एक्सपेंशन है, बिग फॉर्म है। तो जब आप बिग बिजनेस करोगे, बड़ा करोगे तो आपको कैपिटल भी ज्यादा चाहिएगा, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए आपके पापा को। अब पापा आपके कितना भी पैसा लगाए कम पड़ रहा है। तो फिर जब कंपनी फॉर्म करती है तब कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा लेती है। आप जितनी भी कंपनीज देखोगे, जितने आप जानते हो, ITC कंपनी, हिंदुस्तान लीवर, जितनी भी कंपनीज आप जानते हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, पब्लिक से पैसा लेती है, ठीक है। और जब पब्लिक पैसा देती है तो वो उनके क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर क्यों बनते हैं, मतलब इस कंपनी में उनका भी शेयर है, उनका हिस्सा है। अगर मैं इस कंपनी में, ठीक है, समझिए एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, उसको खरीदने में उसका वैल्यू है 50 करोड़। अब उसको खरीदने में मैंने 10 करोड़ अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उस 50 करोड़ के लैंड के वैल्यू में 10 करोड़ मेरा हिस्सा है, तो मैं उस लैंड के शेयर होल्डर बन गई। तो उसी तरह आपकी कंपनी में अगर आपकी पब्लिक पैसा लगा रहे तो जितना भी पैसा लगा रहे वो उसके वितने अमाउंट के शेयर होल्डर बन जाते। तो जब पब्लिक पैसा लगाती है तो वो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते। इसलिए अब आप अपने पापा से पूछना, वो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है, हमेशा देखते होंगे किस कंपनी के शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, किसका डिक्रीज हुआ है, उनको डिविडेंड में मिलते होंगे। आगे मैं आपको सब समझाऊंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप अपनी रियल लाइफ में ऐसा समझिए कि आपके पापा ये सब कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग होगा और आपको मजा भी आएगा और इजीली समझ में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए हम कंपनी फॉर्म करते हैं, और कंपनी फॉर्म करते हैं तो 10 लाख कैपिटल से काम नहीं चलता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी के लिए आपके पापा क्या कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं, तो पब्लिक पैसा लगाती है और वो पब्लिक बन जाती है शेयर होल्डर, ठीक है। यहाँ तक आप सबको क्लियरली समझ में आ गया है, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, चले। ओके, सो कम ऑन बच्चों, अब देखिए इस डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंपनी फॉर्म हो गई, आपके पापा ने कंपनी फॉर्म कर दी, अब वो पब्लिक पैसा दे रही है, ठीक है। तो आपके पापा की कंपनी क्या कर रही है, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू कर रहे हैं और पब्लिक आपकी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी बन गई। बट एक बात, घंटी बज गई, टन टन टन। पब्लिक ऐसे ही आपके पापा की कंपनी में पैसा नहीं लगाएगी। आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो पहले क्या करते हो, इंक्वायरी। तो उसी तरह पहले पब्लिक आपकी कंपनी, आपके पापा की कंपनी की इंक्वायरी करेगी। क्या देखेगी कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है, टर्नओवर कैसा है, आपके पापा की कंपनी का टर्नओवर क्या है, अच्छा टर्नओवर है, अच्छी प्रॉफिट मार्जिन है, आपकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है। तो ग्रोथ होगी आपकी, तभी आपकी जो शेयर होल्डर्स पैसा लगाए
आएंगे इस कंपनी के, इसके शेयर्स के वैल्यू बढ़ेंगे, और शेयर्स के वैल्यू अच्छे बढ़ेंगे तभी कंपनी आपके पापा मतलब शेयर होल्डर्स जो है पैसा लगा रहे हैं उनको डिविडेंड देगी अच्छे से, ठीक है। तो कहीं भी पैसा लगाने से पहले पब्लिक क्या करती है, कंपनी की पूरी क्या करती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, देखती है कि कंपनी कैसी है, उसका नेटवर्थ कितना है, उसका टर्नओवर कैसा है, उसका ग्रोथ अच्छा होगा तभी कंपनी आपको पब्लिक है पैसा लगाएगी। जनता बेवकूफ तो है नहीं, आप तो अच्छे से जान गए होंगे इस बारे, तो कुछ गलत हो तो प्रोटेस्ट कर लेते हैं सीधे, ठीक है। तो चलिए, तो पब्लिक पहले इंक्वायरी करेगी अच्छे से, अच्छा होगा इंक्वायरी आपका, अच्छे पॉजिटिव होंगे कि अच्छा आपकी कंपनी का नेटवर्थ अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, इसमें पैसा लगा के हमें बेनिफिट्स मिलेंगे फ्यूचर में, आपके शेयर्स की वैल्यू इसके बढ़ेंगे कंपनी के वैल्यू, तब फिर पब्लिक आपके पैसा लगा देगी और कंपनी शेयर्स इशू कर देगी और आपके पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ कंपनी बन जाएंगे। तो बस आपको मेन यहाँ कहना था कि पब्लिक बेवकूफ नहीं है, वो सब कुछ इंक्वायरी करेगी कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, टर्नओवर अच्छी है, तभी वो पैसा लगाएगी कि उनको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके। ओके, तो चलिए बच्चों, अब आपके पापा ने कंपनी फॉर्म कर लिए, ओपन कर लिए, अब देखिए आगे क्या क्या होता है, विजुअलाइज कीजिए। तो आपके पापा जो इशू कर रहे हैं शेयर्स, ठीक है, अपने कंपनी की, तो शेयर्स दो टाइप की होती है बच्चों, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस थोड़ा नाम पढ़ के आपको थोड़ा लग नहीं रहा है, हम उसको प्रेफरेंस दे रहे पहले, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था कि पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है तो ठीक है, उनको क्या मिलता है रिटर्न में, डिविडेंड मिलता है। जैसे कि हम अपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एफडी करते हैं, तो हम रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना। उसी तरह पब्लिक जब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है और शेयर होल्डर्स बन जाती है, तो पब्लिक जो शेयर होल्डर बनती है उनको क्या मिलता है, डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर्स नाम से आप समझ के, तो कंपनी जो होती है फर्स्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है। तो जो शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में दो शेयर्स इश्यू होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, तो जिस शेयर होल्डर्स ने, जिस पब्लिक ने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है उनको पहले डिविडेंड मिलता है, वो भी आपका फिक्स है, आपको एट द रेट 10%, ठीक है, फिक्स एट द रेट 10%, और फर्स्ट पेमेंट डिविडेंड आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, ये फिक्स है और रेट भी फिक्स है 10%। और उसके बाद इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर्स को मिलता है और उनका भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ये है उनकी, ये उनका कोई फिक्स नहीं है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अगर खराब चल रही है, नहीं कुछ लॉस हो गया, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, उनको 5% भी मिल सकता है, और कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, सब बहुत खुश है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को तो बस 10% ही मिलना है, उनका फिक्स है, ना उनका कम हो सकता है ना उनका ज्यादा हो सकता है, उनका फिक्स है। मगर इन केस इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले जो है, अगर कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा मिल रहा है तो 20% मिल जाएगा, 50% हो जाएगा, मगर वाइस वर्सा भी, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अगर ग्रोथ नहीं हो रहा अच्छा, तो उनको 5% कम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स को एक साइड से फायदा है कि फिक्स है कि 10% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनके तो दोनों हाथ में, दोनों केस में लड्डू है। मगर इक्विटी शेयर्स वाले को भी एक साइड फायदा है कि अगर कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो उनको 20, 30, 40 कुछ भी मिल सकता है, और खराब हो रहा है तो कम भी मिल सकता है, इसलिए उनका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपके डिफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स वाले के और इक्विटी शेयर्स वाले के, क्लियर है बच्चों। और सेकंड क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती है। तो ये डिफरेंस है मेन आपके 2 पॉइंट्स आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है। चलिए, मजा आया, आप कौन सा खरीदेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स, ठीक है, सोच के बताइएगा। तो चलिए बच्चों, अब आप हेडिंग दे दीजिए ऊपर पे शेयर, ठीक है, और उसके बगल लिख दीजिए ₹10। अब ये होता क्या है, चलिए विजुअलाइज रखिए अपने पापा की कंपनी, ठीक है, शेयर, ठीक है। ₹10 क्या होती है बच्चों, इसको ₹10 को बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू। और इजीली समझना है तो समझ लीजिए, शेयर आपको क्या होता है, मतलब एक नाम दे दिया शेयर कि मीन्स पब्लिक पैसा देगी तो उसको हम एक शेयर देंगे। अगर कितना शेयर खरीदना, आपको 10 शेयर खरीदना है, 50 शेयर खरीदना, जितना है, ठीक है, तो एक शेयर का फेस वैल्यू होता है ₹10, ठीक है। ये इमेजिन कर लीजिए आपको कि एक शेयर आपका एक बॉल है, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। तो एक शेयर का फेस वैल्यू बच्चों हमेशा ₹10 होता है, ठीक है। अब कंपनी उसे इशू करती है 3 फॉर्म में, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट।
एट पार मतलब सेम फेस वैल्यू ₹10 का 10। तो अगर एट पार इशू करेगी तो कंपनी को ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। एट प्रीमियम मतलब कि ₹15 में ₹5 बढ़ा के 10 का 12 में भी बेच सकती है, मतलब आपके फेस वैल्यू से बढ़ा के वो कितने भी। तो अगर उसके ज्यादा में बेगी, प्रीमियम नाम से समझ जा रहे हो कि प्राइस बढ़ा के, तो कंपनी को प्रॉफिट में है, ठीक है। और थर्ड है एट डिस्काउंट, दैट इज आपको फेस वैल्यू से कम, चाहे कितना भी डिस्काउंट दे दे, ठीक है। बट अब क्या हो गया है बच्चों, एट डिस्काउंट अब ये अलाउ नहीं है, ये अब प्रोहिबिटेड हो गया है, ठीक है। प्रोहिबिटेड एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये लॉ हो गया है कि अब कंपनी अपने शेयर्स एट डिस्काउंट इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये तो पूरा प्रोहिबिटेड हो गया। तो कंपनी या तो इशू करेगी एट पार, मतलब सेम जो फेस वैल्यू है ₹10 पे, या तो एट प्रीमियम ₹15 पे, 17, 18 जितने भी करना है, तो प्रॉफिट। तो समझिए एक शॉपकीपर है, वो बॉल आपको जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस पे ही बेच रहा है, तो नो प्रॉफिट और लॉस, और अगर बढ़ा के बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो समझिए आपको ये है शेयर का कॉन्सेप्ट। तो शेयर्स दो प्राइस पे इशू होती है, एट पार या फिर एट प्रीमियम, ओके, समझ में आ गया। तो अब देखिए बच्चे, पब्लिक जो है अब कंपनी को पैसा दे रही है और कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। तो पब्लिक कभी क्या करती है, जैसे जिस पब्लिक के पास बहुत पैसा है, तो या तो जैसे अगर एक शेयर, ठीक है, कोई ऐसे पब्लिक कोई होती होगी जो एक शेयर खरीदेगी क्योंकि इसका फेस वैल्यू तो ₹10 है आपका, ठीक है। तो बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एक शेयर खरीदी उसका ₹10 है, ठीक है। तो जिस पब्लिक के पास बहुत पैसा है वो तो लमसम एक बार में ही आपको एक शेयर का ₹10 दे देगी, चलिए बाय बाय, एक बार में हिसाब खत्म हुआ, बार बार देने लेने का झमेला नहीं है। और कोई पब्लिक क्या होती है, ये कंपनी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है इंस्टॉलमेंट में देगी, पहले ₹3 दे देगी पब्लिक, फिर ₹5 देगी, फिर ₹2 देके टोटल आपके ₹10 यहाँ पे हो गया, टोटल यहाँ पे हो गया आपके ₹10 ना, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करता है पब्लिक पे, ये पब्लिक के पास ऑप्शन रहती है, या तो वो चाहे तो एक साथ लमसम ₹10 दे दे आपके, या फिर इंस्टॉलमेंट में दे, ये कंपनी पब्लिक को ऑप्शन प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेथड, ये मोड हुआ कि पब्लिक किस तरह कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट करती है, किस तरह, या तो लमसम कर देगी या फिर इंस्टॉलमेंट में कर देगी, इट डिपेंड्स ऑन योर पब्लिक कि कितना पैसा है उनके पास, कितने वो उनकी क्या विश है कि वो लमसम एक बार में पेमेंट देके खत्म करना चाहती है कि इंस्टॉलमेंट में। जैसे आप कहीं शॉप में जाते हो, लाइक कार ही खरीदने गए हो, ठीक है, तो जिसके पास बहुत पैसा वो लमसम एक बार में ही आपको पूरे कार का पेमेंट देके हिसाब खत्म कर दिया, और जिनके पास जैसे कि है तो वो एक बार डाउन पेमेंट कर देते फिर इंस्टॉलमेंट में करते। तो जैसे तो पब्लिक के पास दोनों ऑप्शन है, जैसी आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो, ठीक है। सो कम ऑन बच्चों, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है, अगर आप, ठीक है, कार खरीद रहे हो, ठीक है, तो अगर आप शोरूम में चल गए तो ऐसे ही जाके तो आपको तुरंत वो शोरूम वाला आपको, मारुति कंपनी आपको तुरंत तो कार नहीं दे देगा, कुछ प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। उसी तरह जब कंपनी आपके पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो उसके भी प्रोसेस होते हैं, सिर्फ आपको जाने से आपको शेयर्स नहीं मिल जाते। आप सेम इमेजिन के लिए जैसे कि आप कार खरीदने गए शोरूम में, तो आपको जाते ही तो कार नहीं में प्रोसेस होते हैं, वेरिफिकेशन होते हैं, आप डाउन पेमेंट करते हो, फिर इंस्टॉलमेंट के लिए आप बैंक लोन जो भी आप दिखाते हो, ठीक है, वैसे ही। चलिए समझिए प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये बात हमेशा बच्चों याद रखिए कि एक शेयर का हमेशा फेस वैल्यू क्या होता है, ₹10, ठीक है। चलिए अब एकदम इंटरेस्ट लेके समझिए, जैसे आपके पापा की कंपनी है, 3 पब्लिक है यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है। ए को 10 शेयर्स चाहिए, बी को 15 शेयर्स चाहिए और सी को 20 शेयर्स चाहिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि जिस पब्लिक को शेयर्स चाहिए उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको जाता है, ठीक है, और आपके फिर एप्लीकेशन के फॉर्म में सबसे पहले अगर आप ₹10 का फेस वैल्यू शेयर है तो ₹3 देना होता है, ठीक है। इस ₹3 को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। अब आप कैसे याद रखोगे कि किसको एप्लीकेशन मनी कहते हैं, तो जो मनी जब आप एप्लीकेशन के साथ
कंपनी में सबमिट कर रहे हो, आपने ये एप्लीकेशन सबमिट किया कंपनी को कि हाँ मैंने अप्लाई किया, मुझे इस कंपनी के शेयर्स चाहिए, ठीक है, ऐसे याद रखिए। हाँ मैंने अप्लाई किया, जैसे आपको स्कूल में एडमिशन चाहिए होता है तो आप फॉर्म सबमिट करते हो ना, अप्लाई करते हो कि मुझे मेरे बच्चे के लिए स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो उसी तरह पब्लिक है एप्लीकेशन फिल करके कंपनी में अप्लाई करती है, सबमिट करती है, तो उसके साथ जो आपको स्टार्टिंग मनी देती है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ₹3 लिया है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी व्हेन यू हैव अप्लाइड फॉर इशू ऑफ शेयर्स इन द कंपनी, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, अब कंपनी ने चेक किया, चलो हाँ मेरे 3 कस्टमर्स है ABC, ये पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे मेरी कंपनी में, खुशी की बात है। फिर कुछ दिन बाद, ये समझिए कुछ महीने बाद, कंपनी ये शेयर्स अलॉट कर देती है ABC को जितना चाहिए, और शेयर्स अलॉट करने के साथ बोलती है अब आपको मैं शेयर्स अलॉट कर रहा हूँ, कंपनी बोल रही है, तो आप मुझे ₹5 और दे दीजिए, तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी आपके पब्लिक से तब मांगा जाता है जब कंपनी उनको शेयर्स अलॉट कर देती है। जब एप्लीकेशन मनी लेती है तब तक तो शेयर्स अलॉट नहीं करती है ना। जैसे अब आपके स्कूल में आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, ठीक है, अब स्कूल वाले ठीक है रेडी है, आपके बेटे का एडमिशन हो जाएगा, तब वो आपसे मांगती है ना सारे सिक्योरिटी फी, एडमिशन फी, सेम दैट लाइक, ठीक है। तो जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स अलॉट कर देती है तब वो रुपीस, जैसे ₹3 तो एप्लीकेशन के टाइम दे दिया था पब्लिक ने, अब ₹5 और मांगती, तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी आप ऐसे रखिए व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड टू यू, ठीक है। अब बचा क्या, ₹10 अगर फेस वैल्यू है, 3 + 5 ₹8 तो हो गई, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए वही आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया, अब जब Q1 आती है आपके पास मैसेज आता है, तो आपके पास क्या मैसेज आने की जगह क्या है, जैसे मैसेज आता है कि Q1 की फीस दे दीजिए, उसी तरह अब जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनके पास मैसेज भी आता है, या ट्रिंग ट्रिंग, आप ऐसे इमेजिन कीजिए घंटी बजती है, वो घंटी बजती है तो हमें क्या बोलते हैं उस इंग्लिश में, कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, तो अब कॉल आती है कि आपके कॉल मनी ₹2 बचे हैं। ₹2 कैसे, 3 + 5 8, तो फेस वैल्यू 10 है तो ₹2, तो कॉल आती है कि अब आपका जो रिमेनिंग ₹2 है आप उसे प्लीज पे कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं कॉल मनी, कॉल टू पे रिमेनिंग मनी। ये कॉल आता है आपको कंपनी की तरफ से, ठीक है, कि अब आपके जो कॉल मनी बचे हुए आप उसको पे कर दीजिए। स्कूल में आते हैं अब आपके Q1 की फीस आपकी पेंडिंग है, आप पे कर दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा प्रोसेस है ना, कितना अच्छा साइकिल है ना कंपनी का शेयर्स इशू करने का। पहले एप्लीकेशन मनी दे दो साथ में, एप्लीकेशन के साथ, फिर शेयर्स अलॉट होता है तो अलॉटमेंट मनी दे दो जितना कंपनी मांगता है, और फिर जो रिमेनिंग है वो आपके कॉल मनी, आपको ट्रिंग 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 फोन आएगा कि भाई कॉल मनी आप पेमेंट कर दीजिए, तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ के मजा आ रहा है ना, इतनी अच्छी साइकिल है। चलिए, तो अब चलिए बच्चों, अब आपको थोड़ा मजा आएगा, ठीक है, थोड़ा क्या, आपको तो स्टार्टिंग से ही मजा आ रहा होगा इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, आपको पता है बिजनेस में गुड कस्टमर्स भी होते हैं, वेरी गुड कस्टमर्स भी होते हैं, बैड कस्टमर्स भी होते हैं, वेरी बैड कस्टमर्स भी होते हैं। तो उसी तरह कंपनी जो पब्लिक को शेयर्स इशू करती है उसमें सब टाइप के उसके क्लाइंट्स होंगे, सब टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के गुड कस्टमर से, ठीक है। चलिए, गुड कस्टमर में मैंने नाम रखा है अपनी श्री राधा रानी की, ठीक है। तो श्री राधा जी ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी ₹3 पे कर दिया, ठीक है, एप्लीकेशन मनी ₹3 पे कर दिया, अलॉटमेंट मनी भी ₹5 पे कर दिया, और साथ ही साथ बोला अरे कौन झंझट रखेगा कॉल मनी का, वो कॉल करेगा कंपनी तब मैं कॉल पेमेंट करूंगी, इससे अच्छा अभी मैं जो ₹2 कॉल मनी है वो अभी दे देते हैं, मतलब एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये जो पहले से वो जो शेयर होल्डर्स ₹2 कॉल मनी जो फोन आएगा तब पेमेंट करेंगे, तो अलॉटमेंट मनी के पेमेंट के टाइम ही ₹2 जो पे कर दिया कॉल मनी एडवांस, तो इस जो कस्टमर जो शेयर होल्डर्स एडवांस में पे कर देता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो ये जो ₹2 श्री राधा रानी ने एडवांस में पे कर दिया इसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस, ठीक है। तो ये हो गया आपके गुड कस्टमर्स। जैसे आपके शॉप में ही समझिए, कोई कस्टमर ने कुछ सामान पसंद कर रखा है, उसको 2 दिन बाद ले जाना है, किसी बर्थडे पार्टी में देना है, तो बोलता है उस दिन मैं आऊंगा, फिर पेमेंट करूंगा, फिर ले जाऊंगा, टाइम मेरा बहुत वेस्ट होगा, तो मैं अभी सारा पेमेंट कर दे रहा हूँ, काम खत्म, उस दिन आके बस मुझे गिफ्ट ले जाना है और बर्थडे पार्टी में जाना है। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, गुड कस्टमर्स। अब आप बताइएगा आप क्या है, गुड कस्टमर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये गुड कस्टमर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो आपको अलॉटमेंट मनी के साथ साथ कंपनी के बिना बोले आपके जो कॉल मनी है वो पेमेंट कर देते हैं, तो जो कर देते हैं एडवांस में उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस, ठीक है। मजा आया ना। चलिए, अब चलिए बच्चों दिल थाम के बैठिए,
अब मैं आती हूँ बैड कस्टमर में, ठीक है। अब गुड कस्टमर है आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स, कुछ तो बैड भी कस्टमर्स होंगे। और बैड कस्टमर में देखिए मैंने किसका नाम रखा है, कंस मामा, ठीक है। तो कंस मामा ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी ₹3 तो पे कर दिया, अलॉटमेंट मनी ₹5 भी पे कर दिया। अब कंपनी की तरफ से फोन जा रही है कंस मामा को, कंस मामा आपका ₹2 कॉल मनी बाकी है, पे कर दीजिए। और वो एक्सक्यूज बना रहे अपने घमंड पे, ठीक है, अभी मैं नहीं दे सकता, कुछ कुछ जो भी एक्सक्यूज आपके शेयर होल्डर बना सकते हैं वो बना रहे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो कॉल मनी उस कस्टमर ने नहीं दिया। तो अब जैसे आपको प्रीवियस में पढ़ाया था, गुड कस्टमर्स जब वो एडवांस में देते हैं तो क्या नाम देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। तो और अब वो आपको अब नहीं दे रहे हैं, बाकी है, तो उसका नाम क्या होता है बच्चों, कॉल्स इन एरियर। एरियर मतलब याद रखिए बाकी है। अभी उस कस्टमर ने ₹2 जो कॉल मनी आपको पे नहीं किया, तो कंस मामा बदमाश कस्टमर निकल गए। कॉल किया इतना कि ₹2 कॉल मनी है भाई दे दीजिए, बट कंपनी बोलते गए, कॉल करते गए, बट नहीं, अभी कुछ कुछ एक्सक्यूज बना रहे, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर कॉल मनी नहीं दे पाता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। चलिए अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन आपके ग्रुप में, या आप क्या है, आप कंस मामा है कि श्री राधा रानी है। चलिए बच्चों अब आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा बैड कस्टमर जो थे कंस मामा, ठीक है। अब ये तो कलयुग है, आप जानते हैं, यहाँ बैड से वेरी बैड हो सकते हैं, गुड से वेरी गुड पर्सन कस्टमर हो उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अब वेरी बैड कस्टमर कौन आ गया, रावण। वो तो वेरी बैड कस्टमर, उसने क्या किया, एप्लीकेशन मनी ₹3 तो पे कर दिया, बट अलॉटमेंट मनी ₹5 नहीं पे किया। और कॉल फिर आते रहे कि अलॉटमेंट मनी भी पे कर दीजिए, कॉल मनी भी पे कर दीजिए, बट वो नहीं किया। अब उसको घमंड हो गया कि मैं तो नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं चाहिए आपका शेयर्स, या कुछ भी हो जाए, कोई भी रीजन हो, ठीक है। नॉर्मली आप कस्टमर का जो भी रीजन हो वो पे नहीं किया, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल आप रियल लाइफ में आपने किसी शॉप में बुक करके आए हो कि मुझे ये साइकिल चाहिए, ठीक है। और आपने समझिए उसका ₹3000 पे करके आए, ठीक है। और आपने कहा कि मैं 2 दिन बाद आके फुल पेमेंट करके उसका ले जाऊंगा, ठीक है। फिर वो शॉप वाला आपको फोन कर रहा है, हाँ 2 दिन हो गया आप आ जाइए, और आप एक्सक्यूज बना रहे हैं कि नहीं मैं नहीं आ सकता, या फिर आपने ये कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, जो भी आपने रीजन बोला, ठीक है। अब वो शॉपकीपर वाला क्या करेगा बताओ, अब तो वो जान गया है कि इस कस्टमर को साइकिल नहीं चाहिए, तो वो क्या कर देगा, वो सामान को, वो साइकिल को एक अलग साइड में ही रख देगा कि अब इस कस्टमर को नहीं चाहिए, अब इसको अपना हटा लेते हैं, अपना शॉप में अपने नॉर्मल बिजनेस फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी वुड कैंसल दिस शेयर्स, ये शेयर्स जो इस रावण को दी थी कंपनी ने, अब उसको कैंसिल कर देगी। तो इस कैंसल इट शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में, कैंसिल को यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, कैंसल को बोलते हैं, आप यहीं पे लिख लीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ लिखना बोलूंगी फोरफीट, ठीक है। तो कंपनी वुड फोरफीट दिस शेयर्स, तो जो शेयर्स कंपनी ने रावण को इशू की थी, जिसका उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया था, अलॉटमेंट कॉल मनी कुछ नहीं किया, तो कंपनी इस शेयर्स जो रावण को इशू की थी उसको कैंसिल कर देगी। कैंसिल को अकाउंटिंग टर्म्स में बोलिए फोरफीट कर देगी, ठीक है। अब फोरफीट तो कर दी कंपनी। अब आप यही सोचिए, क्या कंपनी उस रावण के एप्लीकेशन मनी ₹3 को रिफंड करेगी? आपको लगता है कंपनी इतनी बेवकूफ है? नहीं करेगी। उस शेयर होल्डर्स रावण ने इतना परेशान किया, कंपनी वाले ने इतना कॉल किया, कंपनी का इतना टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुआ, तो वो एप्लीकेशन मनी उस शेयर होल्डर्स रावण को रिफंड नहीं करेगी। उसी तरह वो शॉप वाला भी अगर ₹3000 वो साइकिल का पे करके गया और वो कस्टमर इतना परेशान कर रहा है, उसके कारण हो सकता है आपको दूसरा कोई कस्टमर आया हो, उसको वो साइकिल पसंद आई, बट आपने देखा कि इस कस्टमर ने बुक करके रखा है, वो बोला मैं 2 दिन बाद आऊंगा, आपने उसके कारण उस नए कस्टमर को साइकिल नहीं बेचा, तो आपको तो फिर ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, फिर वो शॉप वाला क्या करेगा, वो ₹3000 उस कस्टमर को रिफंड नहीं करेगा, आपके कारण मेरा दूसरा कस्टमर खराब हो गया, मैं दूसरे कस्टमर को बेच सकता था। तो कंपनी भी वही करेगी, एप्लीकेशन मनी को इस रावण शेयर होल्डर्स को रिफंड नहीं करेगी। और ये जो फायदा हो गया है कंपनी को, उसको बोलते हैं कैपिटल
गेन। समझ में आई? ठीक है, तो इस फायदे को बोलते हैं क्या? कैपिटल गेन। तो ₹3 का जो एप्लीकेशन मनी मिल गया था, उस शेयर होल्डर्स रावण का शेयर तो कैंसिल कर दिया, फोरफीट कर दिया। अब मैं आपको आज यूज कर रही हूँ कैंसिल, नेक्स्ट क्लास में फोरफीट करूंगी, इसलिए आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, कैंसिल का अकाउंटिंग वर्ड है फोरफीट। फोरफीट कर दिया है और वो ₹3 जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी के लिए क्या हो गया? कैपिटल गेन, फायदा हो गया। ठीक है, चलिए आई होप सो समझ में आ गया। ये था आपका वेरी बैड कस्टमर रावण। अब आप मुझे कमेंट करके अब अपने बॉक्स में मुझे बताइए कि आप अपने रियल लाइफ में जब कोई आप सामान परचेज करने जाते हो शॉप में, ठीक है, तो आप गुड कस्टमर हो कि बैड कस्टमर हो कि वेरी गुड कस्टमर? ओके, आई विल बी वेटिंग। अब चलिए बच्चों, अब मजे की बात कहते हैं। कंपनी कभी अपना लॉस करने देती है क्या? कभी लॉस होने देती है? अगर लॉस होने देती है तो कंपनी ऐसे इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती है। अब जो शेयर्स कंपनी ने रावण के शेयर्स को फोरफीट किया था, कैंसिल किया था, ठीक है, उससे कैपिटल गेन तो हो गया उसको, ठीक है, बट कंपनी कभी भी अपना कोई भी पैसा, मनी को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देती। यही कंपनी की टेक्निक होती है, यही कंपनी में आपके जो सीए होते हैं, ठीक है, वो बताते हैं आपको कि किस तरह आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है कि आपकी कंपनी की हमेशा प्रॉफिट होते रहे, ग्रोथ हो। ठीक है, तो कंपनीज रूल के अकॉर्डिंग क्या है, कंपनी ने जो शेयर को फीड किया है, कैंसिल किया है, तो वो शेयर्स को कंपनी क्या री इशू कर सकती है, वो वेस्ट नहीं जाने देगी। तो वो कंपनी को, वो शेयर्स को कंपनी क्या करती है? री इशू, मतलब फिर से इशू कर सकती है। ठीक है, अब री इशू शेयर्स करेगी, या तो एट पार कर देगी सेम ₹10 में, एट प्रीमियम कर देगी आपको बढ़ा के 12-15 कुछ भी। और थर्ड जो मैंने आपको मना किया था कि इशू ऑफ शेयर्स में एट डिस्काउंट अब प्रोहिबिटेड है, नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 53 of Companies Act 2013, बट इन केस ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स अगर कंपनी री इशू कर रही है, ठीक है, तो फिर एट डिस्काउंट इशू कर सकती है, बट इसमें एक कंडीशन है। अब आपको मैंने क्या कहा था, वो रावण वाले एग्जांपल में वेरी बैड कस्टमर में कंपनी को कितनी की हुई थी कैपिटल गेन? ₹3, क्योंकि उसने एप्लीकेशन मनी तक दे दिया था। तो डिस्काउंट आपका कंपनी कहाँ तक दे सकती है? जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है, तो मतलब ₹3 तक का आपका डिस्काउंट दे सकती है। तो समझिए, यहाँ लिखिए ₹3 कैपिटल गेन, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपका जितना कैपिटल गेन है, मतलब ₹3 तक आपका डिस्काउंट दे सकती है। तो ₹10 आपका फेस वैल्यू है, तो ₹9 में भी री इशू कर सकती है, ₹8 में भी री इशू कर सकती है, ₹7। तो लास्ट क्या होगा? ₹7। तो मैक्सिमम ₹3 तक डिस्काउंट दे सकती है। अगर 6 में कर देगी, ठीक है, फायदा ही नहीं है, फिर तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, तो 6 में नहीं कर सकती। तो आपको माइंड में रखना है कि जितना कंपनी को उस शेयर को इशू फोरफीट करने में जितना कैपिटल गेन हुआ था, मैक्सिमम इतना डिस्काउंट आपको दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं देगी। ठीक है, तो इस री इशू शेयर्स में आपको 2 बात ध्यान रखना है कि आपकी इशू ऑफ शेयर्स में कंपनी इशू नहीं कर सकती है एट डिस्काउंट शेयर्स, पर री इशू ऑफ शेयर्स में एट डिस्काउंट कर सकती है। और उसमें ये कंडीशन है कि जितना उस शेयर्स को फोरफीट करने में कैपिटल गेन हुआ था, बस इतना तक डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज्यादा ₹1 भी नहीं। ठीक है, तो बस ये आपका कॉन्सेप्ट आया। जब शेयर्स फोरफीट होता है तो फिर री इशू करती शेयर्स, और री इशू में आपके क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। सो मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, आज के आपके चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स का इंट्रो क्लास आपको कैसा लगा? आई होप सो आपको मजा आया होगा। माइंड में रखिएगा, जैसे आपके पापा की कंपनी है तो आपको मजा आएगा। मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन बढ़ाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।